students, how are you today? I hope so you will be very well. Today we shall study about ancient history in this video. It means that Prachin Bharat. If you come to this channel for the first time, then subscribe to the channel and do not forget to press the bell icon so that you will get all notifications our latest uploads. तो बच्चों, एक सबसे अच्छी बात यह है कि क्लास बिल्कुल फ्री है आपके लिए, सभी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज से हम SSC MTS GK GS की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। आप ये ना सोचें कि ये पर्टिकुलर MTS वालों के लिए ही है, बल्कि ये CHSL, CGL, CPO, SSC स्टेनोग्राफर सभी क्लास के लिए ये GK GS अवेलेबल है। तो जो बच्चे अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाइए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी को वो सभी सब्जेक्ट्स की फुल डिटेल के साथ मिलने वाले हैं और इसके बाद आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं होगी। और यदि आप SSC से रिलेटेड पिछली GK GS की वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने उन वीडियोस की लिंक शेयर की है, आप वहां से उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ दिस वीडियो। तो आज के GK GS क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद का भारत। ठीक है, इससे कई टॉपिक हम आज इसमें क्लियर करेंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद का भारत। पिछले वीडियोस में हमने प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा था। तो आज जो है हम इससे कुछ रिलेटेड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये ऑनलाइन परीक्षा प्रश्न 2016 से 18 का प्रश्न पत्र का प्रारूप है कि किस तरह से SSC में पेपर पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिंबिसार किस साम्राज्य के राजा थे? हर्यक वंश के। ठीक है ना, किस साम्राज्य के थे? हर्यक साम्राज्य के, हर्यक वंश के राजा थे बिंबिसार। अजातशत्रु का बेटा था। किसका? बिंबिसार का बेटा था। सिकंदर महान में पैदा हुए थे। 356 ईसा पूर्व में पैदा हुए थे। कौन? सिकंदर महान। सिकंदर ने हाइडेस्पीस के युद्ध में को हराया था। पोरस। किसको हराया था? पोरस को हराया था। सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था? तो वो था मगध। 16 महाजनपदों में से एक गांधार की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला में थी। जो तक्षशिला जो विश्वविद्यालय में था, मतलब तक्षशिला जो था ना, 16 महाजनपदों में से एक गांधार की राजधानी तक्षशिला में थी। प्राचीन भारत में के संघों की श्रेणी कहते हैं, मतलब के संघों को श्रेणी कहते हैं, व्यापारियों के संघों को श्रेणी कहते हैं। तो ये कुछ वन लाइनर क्वेश्चन थे। अब आगे देखते हैं कि जो बड़े प्रश्न हैं 2006 से 15 ऑफलाइन में पूछे गए हैं और ऑनलाइन परीक्षा प्रश्न पत्र 2017 से 18 में पूछे गए हैं। तो देखते हैं। भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ, काले और लाल मृद भांडों के साथ, गेरू रंग के मृद भांडों के साथ, OCP, उत्तरी काली पॉलिश वाले मृद भांडों के साथ। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कि भारत में सबसे पुराना लौह युग किससे जुड़ा है? चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ जुड़ा है। ये SSC मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 में पूछा गया प्रश्न। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डिटेल से आप चाहें तो यहाँ से देख लीजिएगा। लोहे की प्राचीनता संबंधी ये सभी पूरी डिटेल इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी टिन, ऑप्शन सी लैड, ऑप्शन डी लोह। SSC मल्टीटास्किंग मतलब MTS परीक्षा में 2014 में पूछा गया ये प्रश्न। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? तो वो लोह का, यानी कि लोहे का विशाल भंडार था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो अगला प्रश्न है हमारा, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी रहा, जिम्मेदार रहा? बिंदुसार, अजातशत्रु, बिंबिसार या वासुदेव? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिंबिसार जो था वो उत्थान के लिए, मगध के उत्थान के लिए प्रथम शासक था जो उसके लिए उत्तरदायी था। SSC मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 में आया है ये प्रश्न। इससे रिलेटेड जानकारी यहाँ पर नोट डाउन है, आप देख सकते हैं कि बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था। इसने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। इससे रिलेटेड फुल डिटेल्स यहाँ पर दी गई, तो आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। ऑप्शन ए कौशल, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी चंपा, ऑप्शन डी अवंती। SSC CPO परीक्षा में 2015 में पूछा गया ये प्रश्न। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि उस राज्य का नाम, तो वो राज्य कौन सा है? मगध राज्य है, जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इससे रिलेटेड डिटेल आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी ब्राह्मी, ऑप्शन डी खरोष्टी। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। संस्कृत भाषा थी वो, ये SSC CPO परीक्षा में आया है। तो प्राचीन भारत में, मतलब प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो वो थी पाली भाषा, सॉरी संस्कृत भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हेरोडोटस को माना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेरोडोटस को माना जाता है इतिहास का जनक, भूगोल का जनक, राजनीति शास्त्र का जनक या दर्शन शास्त्र का जनक। SSC टेक्स्ट असिस्टेंट परीक्षा 2006 में आया है ये प्रश्न।
तो किसको, हेरोडोटस को माना जाता है क्या, इतिहास का जनक माना जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहते हैं। तो हेरोडोटस किसके जनक हैं, इतिहास के जनक हैं। अगला प्रश्न है, अलेक्जेंडर सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। अभी हम वन लाइनर में पढ़ के आए ये क्वेश्चन। ऑप्शन है हाइडेस्पीस में, झेलम में, पानीपत में या तराइन में। तो आंसर आप समझ गए होंगे। इसमें वैसे पर्टिकुलर आंसर दिया नहीं है, लेकिन इसका आंसर सही जो होगा वो हाइडेस्पीस में ही लड़ाई लड़ी गई थी। अलेक्जेंडर सिकंदर और पोरस ने जो लड़ाई लड़ी थी, यूनानी स्रोतों के अनुसार हम देख लें कि पौरव राजा पोरस के साथ सिकंदर का प्रसिद्ध युद्ध हाइडेस्पीस नदी के किनारे ही हुआ था। इस युद्ध में पोरस की हार हुई, परंतु सिकंदर ने पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसके राज्य को वापस कर उसे मित्रता कर ली और झेलम नदी को ही यूनानी भाषा में हाइडेस्पीस कहा जाता है। इस प्रकार विकल्प ए और बी दोनों ही सही है। झेलम भी सही है और हाइडेस्पीस भी सही है। सो राइट आंसर ये दोनों ही हैं इसमें। अगला प्रश्न है, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया। ऑप्शन ए है एमबी, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी पोरस, ऑप्शन डी घनानंद। एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी परीक्षा 10+2 में पूछा गया ये प्रश्न। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर कि किसकी सेना के ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया, तो वो किया था पोरस ने। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देख सकते हैं, ये इसमें पूरी डिटेल यही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है। ऑप्शन ए सूक्ति संग्रह, ऑप्शन बी मूसा संहिता, ऑप्शन सी त्रिपिटक, ऑप्शन डी जैन अवेस्ता। एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। सो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी मूसा संहिता। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है, मूसा संहिता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर के यहूदियों का जो धार्मिक पाठ है उसका नाम मूसा संहिता है और इनका पूजा स्थल सिनागोग के नाम से जाना जाता है। त्रिपिटक बौद्धों का और जैन अवेस्ता पारसियों का पवित्र ग्रंथ है। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मगध के राजवंशों को कालक्रमानुसार लिखिए। पहला क्रम है नंद, दूसरा है शिशुनाग, तीसरा है मौर्य, चौथा है हर्यक। तो कैसे लिखेंगे देखते हैं। ऑप्शन ए चौथा दूसरा तीसरा पहला, या दूसरा पहला चौथा तीसरा, या चौथा दूसरा पहला तीसरा, तीसरा पहला चौथा दूसरा। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा कि पहले चौथा आएगा मतलब पहले हर्यक वंश आया, फिर आएगा दूसरा मतलब शिशुनाग, फिर आएगा पहला नंद और फिर लास्ट में आएगा मौर्य वंश। सो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ये एमटीएस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। सो राइट आंसर सी हो जाएगा और इसकी डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं, पूरी ईसा पूर्व डिटेल दी गई है। अगला प्रश्न है, महाभाष्य लिखा था गार्गी ने, मनु ने, बाण ने या फिर पतंजलि ने। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत की चिकित्सीय त्रय की पहचान करिए। ऑप्शन ए चरक, ऑप्शन है चरक, सुश्रुत और भरत, चरक, सुश्रुत और पतंजलि, चरक, सुश्रुत और वाग्भट, चरत्वातस्यायन और वाग्भट। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एसएससी सीपीओ परीक्षा 2012 में पूछा गया ये प्रश्न। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, अब आते हैं हमारे मौर्य काल से संबंधित कुछ वन लाइनर क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य में पैदा हुए, 16 से 18 में है। ऑनलाइन परीक्षा प्रश्न पत्र का प्रारूप है। चंद्रगुप्त मौर्य में पैदा हुए थे 340 ईसा पूर्व में पैदा हुए थे, मतलब उनका जन्म हुआ था। चंद्रगुप्त 322 से 298 ईसा पूर्व किस वंश का शासक था, सो वो मौर्य वंश का शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रबल अनुयायी थे, जैन धर्म के प्रबल अनुयायी थे। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसार किसका पुत्र था, तो वो चंद्रगुप्त का पुत्र था। महान अशोक 232 ईसा पूर्व किस वंश के शासक थे, सो वो मौर्य वंश के शासक थे। अशोक किस राजवंश के राजा थे, सो वो मौर्य वंश के राजा थे। कलिंग का युद्ध वर्ष में हुआ था, तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अर्थशास्त्र ने लिखा था, किसने लिखा था, चाणक्य ने लिखा था। चाणक्य को नाम से भी जाना जाता था। कौटिल्य का भी अर्थशास्त्र इसमें कहा जाता है कि कौटिल्य का तो चाणक्य का नाम भी आता है। चाणक्य को नाम से जाना जाता था तो वो कौटिल्य के नाम से जाना जाता था। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये दोनों ही चीजें एक हैं। ठीक है ना, कभी कभी ऑप्शन में कौटिल्य भी आ जाता है और चाणक्य भी आ जाता है। तो अर्थशास्त्र इन्होंने ही लिखा था। अगला है, चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी वास्तुकला में पाई जाती है, तो वो है बिहार में पाई जाती है। सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था, मौर्य राजवंश ने किया था। सांची के बौद्ध स्मारक में है, मध्य प्रदेश में है। कलिंग, धौली, भाब्रू, जौगढ़ में से अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है, तो वो किया गया है भाब्रू में।
सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के शासक कौन थे? तो वो थे तिस्स, ठीक है ना। मौर्य काल में भूमि, खान, चारागाह, वाणिज्य में से किस विषय पर सिर्फ राज्य का ही अधिकार था? सो वो था खान का अधिकार। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके प्रधानमंत्री थे कौटिल्य? चंद्रगुप्त मौर्य के। मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? अशोक थे। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो प्राकृत व ब्राह्मी लिपि में है, ठीक है। चाणक्य का एक दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? तो वो राजनीति पर लिखी गई पुस्तक है। अगला है, विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा कौन था जिसने कलिंग युद्ध जीतने के बाद विजय त्याग दिया था? अशोक। सारनाथ स्तंभ का चक्र इसे किसे इंगित करता है? तो वो प्रगति को, मतलब प्रगति की ओर बढ़ने को इंगित करता है, संकेत देता है। सारनाथ स्तंभ के ऊपर रखे हुए शेर जिन्हें हम अपने नोटों पर देखते हैं वास्तविकता में किस पदार्थ पर नक्काशित हैं? तो वो पत्थर पर नक्काशित किए गए, बनाए गए हैं। मौर्य वंश के ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने का प्रयास किया था? तो वो अशोक ने किया था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो वो पाटलिपुत्र में स्थित थी। तो ये हो गए वन लाइनर क्वेश्चन। अब आते हैं आपके 2006 से 15 तक ऑफलाइन प्रश्न और ऑनलाइन 2017 से 18 के प्रश्न। देखते हैं, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी बिंदुसार। ये एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य हुए युद्ध के उपरांत हुई संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री के विवाह में दहेज के रूप में एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरीमेसी दाई के क्षेत्रों को दिया था। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहाँ गुजारे? ऑप्शन ए काशी, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी श्रवण बेलगोला। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। श्रवण बेलगोला में उन्होंने अपने अंतिम दिन गुजारे थे। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसकी डिटेल आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा चाहे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी बिंबिसार। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार था। ये ऑनलाइन परीक्षा एसएससी में स्नातक स्तरीय में पूछा गया है, टियर 1 में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार का पुत्र कौन था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी अजात शत्रु। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो वो अशोक था। एसएससी ऑनलाइन मैट्रिक परीक्षा मैट्रिक स्तरीय टियर 1 में 18 सितंबर 2017 में यह प्रश्न पूछा गया है। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अशोक मौर्य राजवंश का महान सम्राट था, यह बिंदुसार का पुत्र था। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? ऑप्शन ए उज्जैनी, ऑप्शन बी पुष्कलावती, ऑप्शन सी तक्षशिला, ऑप्शन डी राजगृह। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तक्षशिला। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो वो तक्षशिला में थी। इसकी डिटेल आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ऑप्शन ए प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन, ऑप्शन बी केंद्रीकृत एकाधिपत्य, ऑप्शन सी प्राच्य स्वेच्छाचारी शासन, ऑप्शन डी निर्देशित लोकतंत्र। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन होगा। इसकी डिटेल यहाँ देख लीजिएगा कि अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? ऑप्शन ए तीसरी बौद्ध परिषद, ऑप्शन बी कलिंग युद्ध, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म को अपनाना, ऑप्शन डी मिशनरी को सीलोन भेजना। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कलिंग युद्ध। मतलब अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन कलिंग युद्ध की घटना के बाद आया था। सो जो बी है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवा नाम प्रियदर्शी था? ऑप्शन ए मौर्य राजा अशोक, ऑप्शन बी मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध, ऑप्शन डी भगवान महावीर। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मौर्य राजा अशोक। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवा नाम प्रियदर्शी था? तो वो थे मौर्य राजा अशोक। एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2012 में आया है ये प्रश्न। इसके राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवा नाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। सो राइट आंसर
सो बी इज द करेक्ट आंसर होगा। अशोक देव नाम प्रिय के नाम से किसको जाना जाता है, तो वो अशोक को जाना जाता है। एसएससी एमटीएस परीक्षा 2014 में आया था ये प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? ऑप्शन ए जीवन व्रत, ऑप्शन बी आंतरिक नीति, ऑप्शन सी विदेश नीति, ऑप्शन डी सही विकल्प। ये मतलब सभी विकल्प सही हैं। सो एसएससी ऑनलाइन CHSL Tier 1 में 4 मार्च 2018 में आया था यह प्रश्न। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कि सभी विकल्प सही हैं। किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों में मिलती है? जीवन व्रत की भी मिलती है, आंतरिक नीति की भी मिलती है, विदेश नीति की भी मिलती है। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? ऑप्शन ए रॉक एडिक्ट द्वितीय, ऑप्शन बी रॉक एडिक्ट फोर्थ, ऑप्शन सी रॉक एडिक्ट 6 है, ऑप्शन डी है रॉक एडिक्ट 13। सो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी रॉक एडिक्ट 13। 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। मतलब 13वें, 13 मतलब इसमें 13वां है। ये घटना अशोक के अभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुई है। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए है 261 BC, ऑप्शन बी 263 BC, ऑप्शन सी 232 BC, ऑप्शन डी 240 BC। अब आप सोच रहे होंगे ये BC क्या है? तो BC कहते हैं हम ईसा पूर्व को, बिफोर क्राइस्ट। ईसा पूर्व मतलब उससे पहले का, बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट मतलब होता है ईसा, ईसा मसीह, ठीक है ना। बिफोर यानी कि पहले, ईसा पूर्व या पहले। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 261 BC में कलिंग युद्ध हुआ था। ठीक है, एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी परीक्षा 10+2 स्तर पर यह प्रश्न आया है। सो ये राइट आंसर ए होगा। अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? स्तंभों पर उत्कीर्ण राज्यादेश, शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश में, खुदाई में, इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट। शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश पर अशोक का जो है कलिंग युद्ध का प्रभाव दिखाई देता है। ये भी एमटीएस परीक्षा में प्रश्न आया। अगला प्रश्न है, किस शिला राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? ऑप्शन ए मास्की राजादेश, ऑप्शन बी शिला राजादेश 13 मतलब 13वां, ऑप्शन सी शिला राजादेश 11वां, ऑप्शन डी शिला राजादेश 10वां। सो एसएससी संयुक्त स्नातक Tier 1 में पूछा गया। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी शिला राजादेश 13वां। ठीक है ना। सो जो बी है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था, कौन था? कौटिल्य, सेल्यूकस निकेटर, मेगास्थनीज या जस्टिन? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया जो यूनानी था वो राजदूत कौन था? तो वो था मेगास्थनीज। ठीक है ना। ये एसएससी संयुक्त स्नातक Tier 1 में पूछा गया है। सो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? ऑप्शन ए सिकंदर, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी प्लेटो, ऑप्शन डी अरस्तु। सो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज होगा। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? तो वो मेगास्थनीज था। अगला प्रश्न है, इंडिका किसने लिखी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई सिंह ने, मेगास्थनीज ने, फाहियान ने या फिर हैंसवांग ने? तो वेरी सिंपल आंसर है कि मेगास्थनीज ने ही इंडिका पुस्तक लिखी थी। तो एसएससी एमटीएस परीक्षा में ये प्रश्न आया है। सो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? ऑप्शन ए विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी उपगुप्त, ऑप्शन सी ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन डी बृहद्रथ। सो एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2010 में पूछा है प्रश्न। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उपगुप्त के से प्रभावित होकर और बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी विक्रमशिला, ऑप्शन डी वैशाली। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु जो है चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से प्रभावित था या संबंधित था? तक्षशिला से। ठीक है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य तक्षशिला विद्या केंद्र से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, अगला प्रश्न है, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी वल्लभी, ऑप्शन सी नालंदा, ऑप्शन डी तक्षशिला। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी तक्षशिला था कि मौर्य काल के दौरान सबसे शिक्षा जो प्रसिद्ध रूप से दी जाती थी जहां, तो वो तक्षशिला था। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे रिलेटेड पूरी डिटेल यहाँ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य। अर्थशास्त्र के लेखक जो थे वो किसके समकालीन थे? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। अगला प्रश्न है,
अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? घनानंद, कौटिल्य, बिंबिसार, तो पुष्यमित्र। सो इसका राइट आंसर आप समझ गए होंगे क्या होगा। मैंने अभी अभी आपको ऊपर भी बताया था कि चाणक्य और कौटिल्य, जहां ये दो नाम आपको दिखें और अर्थशास्त्र के बारे में पूछा जाए तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं कौटिल्य। ठीक है ना, कौटिल्य ने ही अर्थशास्त्र की रचना की थी, जिसे चाणक्य भी कहते थे। एसएससी सीपीओ परीक्षा में ये प्रश्न 2011 में पूछा गया। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? ऑप्शन ए मगधी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी देवनागरी लिपि। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मी। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो वो ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए हैं। इसकी डिटेल यहाँ देख सकते हैं कि अशोक के अभिलेखों में शाहबाजगढ़ी, ये सभी डिटेल्स इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 1810 हैरी स्मिथ, ऑप्शन बी 1787 जॉन टावर, ऑप्शन सी 1825 चार्ल्स मैटकॉफ, ऑप्शन डी 1837 जेम्स प्रिंसेप। सो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी कि 1837 जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप डिटेल चाहें तो देख सकते हैं। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी कनिष्क। सी इज द राइट आंसर कि अशोक को शिलालेखों का, प्रसिद्ध शासक को अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एवं डी परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? ऑप्शन ए माता पिता का आज्ञा पालन, ऑप्शन बी दान पुण्य, ऑप्शन सी भातृभाव, ऑप्शन डी संघ के प्रति आस्था। सो राइट आंसर CHSL में पूछा गया ये प्रश्न, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, संघ के प्रति आस्था। निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? तो वो संघ के प्रति आस्था था। बाकी ये तीन जो थे वो धम्म में वर्णित थे। ठीक है, तो CHSL परीक्षा Tier 1 में पूछा गया ये प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट मौर्य वंश के शासक के दौरान स्थानिक कौन था? ऑप्शन ए जिला प्रशासक, ऑप्शन बी प्रांतीय प्रशासक, ऑप्शन सी ग्राम प्रशासक, ऑप्शन डी नगर प्रशासक। सो SSC MTS परीक्षा में पूछा गया ये प्रश्न। राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? तो वो था जिला प्रशासक था। सो इज द राइट आंसर कि मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक जिला प्रशासक होता था। मेगस्थनीज ने नगर के प्रमुख अधिकारी को एस्ट्रोनोमाई कहा है, उसके अनुसार जिले का अधिकारी एग्रोनोमोई था। सो इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? ऑप्शन ए सातवाहन, ऑप्शन बी शुंग, ऑप्शन सी नंद, ऑप्शन डी कर्ण। सो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा कि संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा में 2013 में ये प्रश्न आया है कि मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश का आगमन हुआ था? तो वो हुआ था शुंग वंश का। सो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग द्वारा 184 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना कर दी गई थी। सो बी इज द सही। ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? कुणाल, ऑप्शन बी बृहद्रथ, ऑप्शन सी सुसीम, ऑप्शन डी संप्रति। सो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था बृहद्रथ। ठीक है ना, मौर्य वंश का समापन मतलब मौर्य वंश का अंत हो गया था बृहद्रथ के बाद, उसका अंतिम शासक बृहद्रथ था। SSC ऑनलाइन स्टेनोग्राफर 5 अगस्त 2017 में आया था ये प्रश्न। सो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं हमारे मौर्योत्तर काल से संबंधित प्रश्न। ऑनलाइन परीक्षा प्रश्न 2016 से 18 का पेपर हम देख रहे हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित थी? तो सिंधु तथा झेलम। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो था वो सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच स्थित था। जूनागढ़ शिलालेख किस भाषा का पहला शिलालेख माना जाता है? तो वो संस्कृत का माना जाता है। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो पाणिनि की रचना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अमरावती कला विद्यालय किस क्षेत्र में सातवाहनों के संरक्षण में विकसित हुई थी? सो वो हुई थी आंध्र में। गांधार कला शैली के अंतर्गत किसकी जीवन की तरह मूर्तियां बनाई जाती हैं? तो वो बुद्ध के जीवन की तरह मूर्तियां बनाई जाती हैं गांधार कला शैली के अंतर्गत। मथुरा कला विद्यालय की आकृतियां की बनी होती हैं किसकी? धब्बेदार लाल पत्थर की बनी होती है मथुरा कला विद्यालय की आकृतियां। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो वो थे पतंजलि। ठीक है ना, हम सब जानते हैं ये तो योग। पूर्व गुप्त काल में लोहा, सोना, टिन एवं चांदी में से कौन सी वस्तु निर्यात की सामग्री नहीं थी? तो वो टिन की नहीं थी। कल्हण, मैत्रेयी, कालिदास एवं पाणिनि में से कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था? तो वो था पाणिनि। गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? हिंदू तथा यूनानी का संयोजन है। भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वो गांधार है। भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है? तो वो गांधार स्कूल है, जिसे ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है।
अगला प्रश्न है सलवार, कुर्ता, टोपी आदि जैसे सिले हुए कपड़े किसके द्वारा लाए गए? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कुषाण, शक तथा पार्थियन द्वारा। किसके द्वारा लाए गए थे? कुषाण, शक तथा पार्थियन के द्वारा ये कपड़ों का प्रचलन चला था। सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? सो वो थे सिमुक। सही सुमेलित करना है। महाकाल मंदिर उज्जैन में है, श्रृंगेरी मठ चिकमंगलूर जिला, सूर्य मंदिर कोणार्क में है, जैन मंदिर खजुराहो में है। ठीक है ना, खजुराहो के मंदिर वैष्णव, शैव, शाक्त एवं जैन धर्म से संबंधित है। पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? अष्टाध्यायी पुस्तक है। अगला प्रश्न है, अब देखते हैं। अब आते हैं हमारे जो बड़े प्रश्न हैं। ऑनलाइन परीक्षा प्रश्न 2017 से 18 और ऑफलाइन परीक्षा प्रश्न पत्र 2006 से 15 के क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। मिलिंद पानहो क्या है? वेरी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलिंद पानहो हमेशा पूछा जाता है, क्या है? बौद्ध स्थल है, बुद्ध का एक नाम है, कला का बौद्ध नाम है, या फिर बौद्ध पाठ है? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बौद्ध पाठ है। मिलिंद पानहो क्या है? बौद्ध पाठ है। ठीक है, अगला प्रश्न, चरक किसके राज चिकित्सक थे? हर्ष के, चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, या फिर कनिष्क के? सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। सो इसकी डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं। चरक जो थे वो कनिष्क के राजा चिकित्सक थे। इन्हें चिकित्सा का जनक कहा जाता था। इन्हें चिकित्सा के प्रत्येक विधा पर समान अधिकार था। इन्होंने चिकित्सा शास्त्रीय ग्रंथ चरक संहिता की रचना की थी। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण को विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? कुषाण कला, फारसी कला, गांधार कला, या मुगल कला? सो एसएससी एमटीएस में पूछा गया ये प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, गांधार कला के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? ऑप्शन ए गांधार कला, ऑप्शन बी मथुरा कला, ऑप्शन सी शुंग कला, ऑप्शन डी मधुबनी कला। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, गांधार कला को कौन सी कला ग्रीको बौद्ध अभी हम पढ़कर आए कला के नाम से भी जानी जाती है, तो वो गांधार कला के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है आपका, कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कनिष्क, पुलकेशिन, हर्ष, या विक्रमादित्य? सो कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा कौन थे? तो वो थे कनिष्क। एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा में आया है ये प्रश्न, वेरी इंटरेस्टिंग है। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम कनिष्क था। अगला प्रश्न है, कनिष्क किस वर्ष में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए, मतलब बैठे थे? 108 ईस्वी, 78 ईस्वी, 58 ईस्वी, या फिर 128 ईस्वी? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 78 ईस्वी में कनिष्क जो थे वो राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे। इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शक संवत किसने और कब शुरू किया था? कादफिस ने 58 ईसा पूर्व में, रुद्र दामन प्रथम ने 78 ईस्वी में, विक्रमादित्य ने 58 ईसा पूर्व में, या कनिष्क ने 78 ईस्वी में? सो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर कि कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत शुरू कर दिया था। सो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का संरक्षण कुषाण शासक कौन था? ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी विक्रमादित्य, ऑप्शन डी कनिष्क। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कनिष्क हो जाएगा। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कनिष्क था। उसके शासन काल में कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पर चतुर्थ बौद्ध संगीति जो थी उसका आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र ने की थी तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बनाए गए। कनिष्क के समय बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया, हीनयान तथा महायान। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित साहित्य कृतियों का उल्लेख उनके लेखकों के साथ, मतलब निम्नलिखित साहित्य कृतियों का उनके लेखकों के साथ मिलान करिए। तो लेखक और कृतियां देखते हैं। कविराज मार्ग महावीराचार्य लिखा है, आदि पुराण के सामने संकटायन लिखा है, गणित सारास्मग्रह अमोघवश लिखा है, अमोघ वृत्ति में जिनसेन लिखा है। देखते हैं इसको। ऑप्शन इसके ऑप्शन ए है 3 4 2 1, ऑप्शन बी है 4 3 1 2, ऑप्शन सी है 3 4 1 2, या ऑप्शन डी 2 1 3 4। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कि 3 4 1 2, मतलब पहले में 3 आएगा गणित सारा ग्रह तो महावीराचार्य, 4 मतलब जो चौथा होगा वो कौन सा आएगा इसमें, पे दूसरे पे चौथा नंबर आएगा संकटायन, ठीक है, और तीसरे पे कौन सा आएगा, पहला आएगा, और चौथे पे दूसरा आएगा। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सही सुमेलित। और यहाँ देख सकते हैं कविराज मार्ग, अमोघ वर्ष,
आदि पुराण, जिनसेन, गणित सार समग्र, महावीराचार, अमोघ वृत्ति, संकटायन। सो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न के जोड़े बनाइए। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। विक्रम संवत 248 AD, मतलब जो पहले शक संवत होगा 320 AD, कलचुरी होगा। AD का मतलब आप समझ रहे हैं यहाँ आफ्टर डेथ, ठीक है ना, आफ्टर हो जाएगा इसमें बाद में। कलचुरी संवत 58 BC, ये बीसा मतलब बिफोर क्राइस्ट। गुप्त संवत AD 78 AD। तो इसका राइट इसमें ऑप्शन देख लेते हैं अब। A1 B2 C3 D4, ऑप्शन बी A3 B4 C1 D2, या फिर ऑप्शन सी A4 B3 C2 D1, ऑप्शन डी A2 B1 C4 D3। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी कि A3, A का क्या होगा 3 होगा, B का 2 होगा, C का 3 होगा और D का 4 हो जाएगा। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें 1 2 3 4। सो ऑप्शन बी जो है मतलब 3 4 1 2 क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 4 1 2 मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेल जो सही सुमेल इसका है वो यहाँ पे भी देख लीजिए कि विक्रम संवत 58 BC, वास्तव में ये 57 ईसा पूर्व है। शक संवत 78 AD, कलचुरी संवत 248 AD और गुप्त संवत 320 AD यानी कि 319 ईस्वी। सो इसका राइट आंसर हम देख चुके हैं। अगला प्रश्न है, कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? ऑप्शन ए हर्ष, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में पनपी थी, ठीक है। तो कुषाण काल मुख्य कनिष्क के समय के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली भारत ग्रीक यानी कि यूनानी शैली का मिश्रण है। इसका केंद्र बिंदु गांधार था, अतः इसे गांधार कला शैली भी कहा जाता है। इसमें बुद्ध एवं बोधिसत्वों की मूर्तियां काले स्लेटी पाषाण से बनाई गई हैं। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी खारवेल, ऑप्शन डी मयूर शर्मन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि खारवेल। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था? तो वो खारवेल था। इसकी डिटेल आप यहाँ देख लीजिए। खारवेल कलिंग का एक महान शासक था। इसके बारे में हमारी जानकारी का मुख्य स्रोत हाथी गुम्फा अभिलेख है। यह 2वीं सदी ईसा पूर्व में शासक हुआ था तथा इसका संबंध कलिंग के चेदी वंश से था। इसने अनेक विजय प्राप्त की, जिनमें मगध के शासक बृहस्पति, मित्र तथा दक्षिण के सातवाहन शासक शतकर्णी पर विजय प्रमुख है। यह जैन तीर्थकर की मूर्ति को मगध से कलिंग ले जाने में सफल रहा। तो ये सारी डिटेल इसी की है। अगला प्रश्न, राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी अभी हमने पढ़ा है। ऑप्शन ए चोलमंडलम, ऑप्शन बी कलिंग, ऑप्शन सी कन्नौज, ऑप्शन डी पुरुष। किसके थे वो? किसके थे महानतम शासक? सो वो थे बी मतलब कलिंग के। संयुक्त हायर सेकेंडरी परीक्षा 10+2 में आया ये प्रश्न। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण दिया। ऑप्शन ए हिंदू धर्म वैष्णव धर्म को, ऑप्शन बी शैव धर्म को, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म को, ऑप्शन डी जैन धर्म को। सो खारवेल ने संरक्षण किसे दिया था? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। सो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? ऑप्शन ए शातकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र शातकर्णी, सिमुक या हाल। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी गौतमी पुत्र शातकर्णी जो था वो सातवाहन का सबसे बड़ा शासक हुआ करता था। इसकी डिटेल आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी विक्रमशिला। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए तक्षशिला जो है वो सबसे पुराना विश्वविद्यालय रहा है, मतलब विद्यालय की सबसे पुरानी पीठ रही है, ठीक है ना, मतलब वहाँ पर सबसे पहले शिक्षा दी जाने लगी थी। तक्षशिला विद्या की सबसे पुरानी पीठ है। यह मौर्य युग के पूर्व ही स्थापित था, मतलब मौर्य युग से भी पहले बन चुका था। नालंदा एवं उज्जैन गुप्तकालीन, जबकि विक्रमशिला पाल युगीन विद्या केंद्र थे। तक्षशिला नगरी अत्यंत प्राचीन काल में गांधार जनपद की राजधानी भी रही। इसके सबसे अधिक ख्याति शैक्षणिक क्षेत्र में मानी जाती है। यह उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आता है हमारा गुप्त काल से रिलेटेड क्वेश्चन, जो ऑनलाइन परीक्षा प्रश्न 16 से 18 के हैं। न्याय सूत्र किसने लिखी? तो वो लिखी गौतम ने। नालंदा महाविहार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? सो वो कुमारगुप्त ने करवाया था। घटोत्कच जिसने 290 से 305 ईस्वी में राज्य किया था, तो वो किसने किया था? किस साम्राज्य का राजा था वो? तो वो था गुप्त साम्राज्य का राजा। प्रथम हूण आक्रमण कब हुआ था? लगभग 458 ईसा पूर्व में हुआ था। अब आते हैं हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफलाइन परीक्षा
6 से 15 के और ऑनलाइन परीक्षा 2017 से 18 के। महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? ऑप्शन ए गुप्त, ऑप्शन बी सातवाहन, ऑप्शन सी मौर्य, ऑप्शन डी कुषाण। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, गुप्त ने। महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? तो वो किया था गुप्त ने। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी परीक्षा में पूछा गया है, एनडी में भी पूछा गया है। अगला है गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। एसएससी मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया ये प्रश्न। सो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य या राणा गुप्त। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या चाहें तो आप देख सकते हैं। गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को कहते थे, क्या कहते थे? ऑप्शन ए दीनार, ऑप्शन बी रुपयक, ऑप्शन सी शतमान, ऑप्शन डी करशापन। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रुपयक। गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को कहते थे, रुपयक कहते थे। अगला प्रश्न है इसका, हरिशेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। हरिशेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था? तो वो था समुद्रगुप्त का। अगला प्रश्न है, इसकी डिटेल यहाँ है, आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिच्छवी दोहित्र किसे कहते थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम को, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त को, ऑप्शन सी है कुमारगुप्त को, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त को। इसका राइट आंसर है लिच्छवी किसे कहते थे? समुद्रगुप्त को कहते थे। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, लिच्छवी दोहित्र समुद्रगुप्त को कहते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख में उसे लिच्छवी दोहित्र यानी लिच्छवी कन्या से उत्पन्न बताया गया है। दोहित्र यानी पुत्र। समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी था। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? ऑप्शन ए अरबों द्वारा, ऑप्शन बी हंगेरियाओं द्वारा, ऑप्शन सी हूणों द्वारा, ऑप्शन डी तुर्कों द्वारा। एसएससी सीपीओ परीक्षा 2006 में पूछा गया प्रश्न है। सो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, हूणों द्वारा। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर हूणों द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? ऑप्शन ए मौर्यों के, ऑप्शन बी नंदों के, ऑप्शन सी गुप्तों के, ऑप्शन डी चोलों के। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुप्तों के। निम्न में किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो वो दर्शाते हैं गुप्तों के। अगला प्रश्न है, निम्न में से या निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है स्कंदगुप्त को, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त को, ऑप्शन सी ब्रह्मगुप्त को, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त को। एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त को। निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था? तो वो समुद्रगुप्त को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी अजातशत्रु। एसएससी एमटीएस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, समुद्रगुप्त। ठीक है ना, भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर और कौन हिंदू राजा है जो विख्यात है, प्रसिद्ध है? तो वो है समुद्रगुप्त। ठीक है, अगला प्रश्न, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी लोहा। सो गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता था। तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक सिक्के किसके जारी हुए? तो वो हुए सोने के। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर मतलब डीईओ परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष से शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 319 ईस्वी, ऑप्शन बी 600 ईस्वी, ऑप्शन सी 78 ईस्वी, ऑप्शन डी 57 ईसा पूर्व। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 319 ईस्वी। प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष से शुरू किया गया था? सो वो किया गया था 319 ईस्वी से। ठीक है, तो इसमें यही चंद्रगुप्त प्रथम के राज्यारोहण की तिथि भी थी, मतलब उनका राज्यारोहण हुआ था वो इसी तिथि में हुआ था। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? ऑप्शन ए हर्ष, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेखों में किसकी उपलब्धियां मिलती हैं? तो वो मिलती हैं समुद्रगुप्त की। सो राइट आंसर सी हो जाएगा। इसकी और डिटेल आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? ऑप्शन ए महासेन, ऑप्शन बी वीरसेन, ऑप्शन सी विष्णुसेन, ऑप्शन डी हरिसेन। सो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, हरिसेन ने बनवाया था इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख। ठीक है, सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था?
हैनसांग और फाहियान जो दो थे वो किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी रामगुप्त, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में वो भारत आया था। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? ऑप्शन ए वाल्मीकि, ऑप्शन बी वेदव्यास, ऑप्शन सी विष्णु शर्मा, ऑप्शन डी तुलसीदास। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? तो वो किया था विष्णु शर्मा ने। अगला प्रश्न है, मेघदूत का लेखक कौन है? ऑप्शन ए हुमायूं कबीर, ऑप्शन बी खुशवंत सिंह, ऑप्शन सी बाणभट्ट, ऑप्शन डी कालिदास। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कालिदास। मेघदूत किसने लिखी थी? कालिदास ने लिखी थी। कि भारत के शेक्सपियर के नाम से प्रसिद्ध कालिदास, उन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता था। गुप्तकालीन के विभूति थे। इनकी प्रमुख कृतियां अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार, मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? ऑप्शन ए सुश्रुत, ऑप्शन बी चरक, ऑप्शन सी चारवाक, ऑप्शन डी धन्वंतरी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा चारवाक। वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? तो वो चारवाक नहीं है। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी कनिष्क। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में दिया था किसने? चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वराहमिहिर थे कौन थे? एक एस्ट्रोनॉट थे, मतलब अंतरिक्ष यात्री, एक स्पेस शटल थे, एक पावर स्टेशन थे, या एक प्राचीन खगोलविद एस्ट्रोनॉमर थे? तो कौन थे? ऑप्शन नंबर डी, एक प्राचीन खगोलविद थे वो, ठीक है ना, जिसने इनके प्रसिद्ध ग्रंथ बृहत संहिता तथा पंच सिद्धांतिका है। बृहत संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल जैसे विषयों का वर्णन है। इन्होंने बृहजातक तथा लघु जातक की भी रचना की थी। सो डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? ऑप्शन ए गुप्त, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी मौर्य, ऑप्शन डी चालुक्य। सो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गुप्त। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं बनी थी? सो वो गुप्त काल के दौरान बनी थी, मतलब गुप्त ने बनाई थी। अजंता की गुफाओं का निर्माण कार्य दूसरी शताब्दी पूर्व प्रारंभ हुआ, लगभग 7वीं शताब्दी तक चला। अजंता की 16वीं और 17वीं गुफा का संबंध गुप्त काल से है। 9वीं 10वीं गुफाओं के चित्र प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के, पहली दूसरी गुफाओं के चित्र 7वीं शताब्दी ईस्वी के। अजंता के गुफा चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ये थी हमारी 80 क्वेश्चंस की वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।